दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की कमाई पर घर खर्च चलाने वाला पति। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रश्मि कहाँ हो तुम? भाई, यह करेले का मसाला तो कच्चा ही रह गया है। फिर हंसते हुए भूपिंदर बोला, सतीश जी, जिस दिन कुक नहीं आती है ऐसा ही कच्चा पक्का खाना बनता है। ये सब बातें करते भूपिंदर यह भी भूल गया था कि आज रश्मि कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है बल्कि सास बनने वाली है। और आज खाने की मेज पर जो मेहमान बैठे हैं वे उसकी होने वाली बहू के माता पिता हों। मम्मी के हाथों में करेले पकड़ाते हुए आदित्य बोला, क्या ज़रूरत थी मीनाक्षी के मम्मी पापा को घर पर बुलाने की? आपको पता है ना पिताजी कैसे हैं? रश्मि बोली। आदित्य, मूड मत खराब कर, जाकर बाहर बैठ। जैसे ही आदित्य बाहर आया भूपिंदर बोला, भाई यह आदित्य तो अब तक मुंबईत है। सोनाक्षी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आदित्य बिना लिहाज किए बोल पड़ा, मैं ही नहीं पापा, सोनाक्षी भी मम्मा गर्ल ही बनेगी। तभी रश्मि खिसियाते हुए डाइनिंग टेबल पर फिर से करेले की प्लेट ले आकर गई थी। नारंगी और हरी तात कॉटन की साड़ी में रश्मि बहुत ही सौम्य सलीकेदार लग रही थी। खाना अच्छा ही बना हुआ था और डाइनिंग टेबल पर बहुत फिर से करेला की प्लेट लेकर आ गई थी। नारंगी और हरी तात कॉटन की साड़ी में रश्मि बहुत ही सौम्य सलीकेदार लग रही थी। खाना अच्छा ही बना हुआ था और डाइनिंग टेबल पर बहुत सलीके से लगा भी हुआ था। लेकिन भूपिंदर फिर से कभी नैपकिन के लिए तो कभी नमकदानी के लिए रश्मि को टटोलता ही रहा था। माहौल में इतना अधिक तनाव था कि अच्छे खासे खाने का जायका खराब हो गया था। खाने के बाद भूपिंदर सतीश को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया तो पूनम मीठे स्वर में रश्मि से बोला, खाना बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत सलीके से लगा भी हुआ था। लगता है भाई साहब कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट हैं। रश्मि की बड़ी बड़ी शरारती आंखों में आंसू दरवाजे पर ही अटके हुए थे। उन्हें पीते हुए धीरे से बोली, पूनम जी, पर मेरा आदित्य अपने पापा से एकदम अलग है। आपकी सोनाक्षी को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। पूनम अच्छे से समझ सकती थी कि रश्मि के मन पर क्या बीत रही होगी। आदित्य और सोनाक्षी दोनों रोहिणी के जयपुर गोल्डन आई हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जैसे कि आजकल होता है परिवार ने उनकी पसंद पर सहमति की मुहर लगा दी थी। आज विवाह की आगे की बातचीत के लिए पूनम और सतीश आदित्य के घर खाने पर आए थे। भूपिंदर का रूप उन्हें अंदर तक हिला गया था। आदित्य का गुस्सा भी उनसे छिपा नहीं था। रास्ते में पूनम से रहा न गया, इसलिए सतीश से बोली, सब कुछ ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि आदित्य ठीक रहेगा अपनी सोनाक्षी के लिए? उसके पापा उसकी मम्मी को कितना बेइज्जत करते हैं। लड़का ये सब देखकर बड़ा हुआ है। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं आदित्य भी सोनाक्षी के साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। सतीश बोला, देखो हम सोनाक्षी को सब बता देंगे, उसकी ज़िंदगी है, फैसला भी उसी का होगा। उधर रश्मि को लग रहा था कि कहीं भूपिंदर के व्यवहार के कारण सोनाक्षी और आदित्य के विवाह में रुकावट न आ जाए। आदित्य सोनाक्षी के मम्मी पापा के जाते ही भूपिंदर पर उबल पड़ा। क्या ज़रूरत थी आपको सोनाक्षी के मम्मी पापा के सामने ऐसा व्यवहार करने की? भूपिंदर बोला, घर मेरा है, मैं जैसे चाहूँ करूँगा। इतनी ही दिक्कत है तो अलग रह सकते हो। आदित्य ने दरवाजे पर खटखट की। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, अंजू अंदर आजा, खटखट क्यों कर रहा है? आदित्य बोला, मम्मी पापा के यह व्यवहार और तुम्हारा चुपचाप सब सहन करना मुझे अंदर तक आहत कर जाता है। आज मैं मीनाक्षी के मम्मी पापा के सामने आंख भी नहीं उठा पाऊंगा। गुलाम बनाकर रखा हुआ है उन्होंने हमें। रश्मि आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आजू सिखा, तेरी छोटी बहन तो गोवा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और तू बेटा शादी के बाद अलग घर ले लेना। आदित्य बोला, मम्मी और आप, मैं क्या इतना स्वार्थी हूँ कि आपको अकेला छोड़कर चला जाऊँगा? रश्मि उदासी से बोली, अज्जू मैं तो सापती हूँ इसे साथ के लिए बेटा, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम या सोनाक्षी ऐसे डर के साथ ज़िंदगी व्यतीत करो।
आदित्य का हॉस्पिटल जाने का समय हो गया था। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। रश्मि आंखें बंद करके सोने का प्रयास करने लगी, पर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर। आदित्य की शादी की उसके मन में कितने उमंगे थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी हर बार गहने कपड़ों के लिए उसे भूपिंदर के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। भूपिंदर कितनी लानत मानत भेजेगा और साथ ही साथ वह यह भी जोड़ेगा कि उसने आदित्य की मेडिकल की पढ़ाई में 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। रश्मि का कितना मन करता था कि वह अपनी पसंद से कपड़े ले, लेकिन भूपिंदर ही उसके लिए कपड़े खरीदता था, क्योंकि भूपिंदर के हिसाब से रश्मि को तमीज़ ही नहीं है अच्छे कपड़े खरीदने की। रश्मि के वेतन की पाई का हिसाब भूपिंदर ही रखता था। जब कोई भी रश्मि के कपड़ों की तारीफ करता तो भूपिंदर छूटते ही बोलता, मैं जो खरीदता हूँ, वरना ये तो अजीब कपड़े ही खरीदती और पहनती है। रिश्तेदार और पड़ोसियों को लगता है कि भूपिंदर जैसा शाह खर्च कौन हो सकता है, जो अपनी बीवी का वेतन उसके गहने कपड़े पर ही खर्च करता है। आजकल के ज़माने में ऐसे पतियों की कमी नहीं है जो अपनी पत्नियों के वेतन से घर खर्च चलाते हैं। रश्मि कैसे समझाए किसी को कि गहने कपड़ों से अधिक महत्व सम्मान का होता है। यह जरूर था कि भूपिंदर अपने काम का पक्का था, इसलिए दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। तरक्की के साथ साथ उसका आँख भी सांप के फन की तरह फुंफराने लगा था। शादी के कुछ वर्षों बाद ही रश्मि के कानों में भूपिंदर के अफेयर की भनक लगने लगी थी, पर जब भी अलग होने की सोचती तो अज्जू और शिखा का भविष्य दिखने लगता। कैसे पढ़ा पाएगी वह दोनों बच्चों को? दिल्ली जैसे शहर की इस विकराल महंगाई में नालायक ही सही, पर सिर पर बाप का साया तो रहेगा। रश्मि के हथियार डालते ही भूपिंदर उस पर और हावी हो गया था। रात दिन वह रश्मि को कोसता रहता, पर अब उस हिमशिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। घर 3 कोणों में बट गया था। एक पोले में थी रश्मि, अज्जू और दूसरे पोले में था भूपिंदर। शिखा आज के दौर की स्मार्ट लड़की थी, इसलिए वह किस भी पाले में नहीं थी। वह अपने हिसाब से पाले बदलती रहती थी। आदित्य बेहद ही संवेदनशील युवक था। रात दिन के तनाव का प्रभाव आदित्य पर पड़ रहा है। 30 वर्ष की कम उम्र में ही आदित्य को हाइपरटेंशन रहने लगी थी। आदित्य जैसे ही अस्पताल पहुंचा, सोनाक्षी वहीं खड़ी थी। सोनाक्षी धीमे स्वर में बोली, आदित्य, कल ड्यूटी के बाद मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आदित्य को पता था कि सोनाक्षी क्या कहना चाहती है। सुबह आदित्य और सोनाक्षी जब कैंटीन में आमने सामने थे तो सोनाक्षी बोली, आदित्य देखो, मुझे गलत मत समझना, पर मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या हम विवाह के बाद अलग फ्लैट लेकर रह सकते हैं? आदित्य बोला, सोना, मुझे मालूम है तुम अपनी जगह सही हो, पर मैं अपनी मम्मी को अकेले उस घर में नहीं छोड़ सकता हूँ। सोनाक्षी बोली, अगर तुम्हारी मम्मी हमारे साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आदित्य ने यह बात घर पर बताई तो भूपिंदर गुस्से से आग बबूला हो उठा था। गुस्से में बोला, तुम्हारा तो यही होना था गोबर गणेश। जो लड़का माँ का पल्लू पकड़कर चलता है वह बीवी के इशारे पर ही नाचेगा। आदित्य बोला, पापा आप चिंता ना करो, आपको मुझसे और मम्मी से कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं मम्मी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा लगता है घर घर नहीं है बल्कि एक जेल है और हम सब कैदी हैं। भूपिंदर दहाड़ उठा, हाँ यह जेल है ना, तो तिहाई की भी कीमत है। अपनी मम्मी को यह ऐसे ही लेकर चला जाएगा। वह अपनी मेरी पत्नी है। और सुन लड़के, तेरी पढ़ाई पर 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पहले 25 लाख वापस दे देना और फिर अपनी मम्मी को रिहा कर ले जाना। आदित्य के विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी और भूपिंदर न चाहते हुए भी जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ था। जब नव युगल हनीमून से वापस आ जाएंगे तो वे अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। आदित्य किसी भी कीमत पर अपनी मम्मी को अकेले या यातनागृह में नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए आदित्य ने किसी तरह से 20 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर लिया था। विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया था। 14 दिनों बाद आदित्य और सोनाक्षी सिंगापुर में घूमकर लौट आ गए थे।
आदित्य ने रश्मि को सूचित कर दिया था कि वह अपना सारा जो सामान लेकर उसके पास आ जाए, लेकिन रश्मि का फ़ोन आया कि आदित्य रविवार को एक बार घर आ जाए। उसके बाद ही रश्मि आदित्य के पास रहने आ जाएगी। आदित्य को लग रहा था कि शायद मम्मी को निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है या फिर पापा उन्हें ताने मार रहे होंगे। जब आदित्य और सोनाक्षी घर पहुंचे तो देखा घर पर मरघट सी शांति छाई हुई थी। आदित्य ने देखा रश्मि बहुत थकी थकी लग रही थी। आदित्य बोला, मम्मी कमाल करती हो, तुम आज भी पापा के कारण निर्णय नहीं ले पा रही हो। आप चिंता मत करो, मैंने 20 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर लिया है। रश्मि बोली, बेटे तेरे पापा को 5 दिन पहले लकवा मार गया था। रात दिन वे बिस्तर पर ही रहते हैं। अब बता, उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे आ सकती हैं? और तुम लोगों से बात किए बिना मैं भूपिंदर को लेकर तुम्हारे घर कैसे आ सकती थी? इससे पहले आदित्य कुछ कहता, सोनाक्षी बोल उठी, मम्मी आप यहीं रहिए, हमारा फ्लैट तो बहुत छोटा है, पापा के अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी। हम एक के बजाय 2 नर्स ड्यूटी पर लगा देंगे। फिर मम्मी मैं घर पर ही हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं चाहती हूँ। आदित्य तुम ये पैसे मम्मी को दे दो, पापा की अच्छी देखभाल हो जाएगी। आदित्य बोला, मम्मी नर्स का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, आप चलो यहाँ से, बहुत कर लिया अपने पापा के लिए। रश्मि बोली, आदित्य बेटा तू मेरी चिंता मत कर, मैं भूपिंदर को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती।